कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विवादित फिल्म केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि फिल्म, टेलीविजन और मीडिया का इस्तेमाल आजकल एक हथियार की तरह किया जा रहा है। राहुल गांधी के मुताबिक यह फिल्म एक तरह का प्रोपेगेंडा टूल है, जिसका मकसद समाज में लोगों को बांटना और नफरत फैलाना है। दिल्ली में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत की खबर के बाद शिया मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपना गुस्सा जाहिर किया। बिहार सरकार में मंत्री मोहम्मद जमा खान ने कहा कि बिहार की जनता नहीं चाहती कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार छोड़कर कहीं और जाएं। उनका कहना है कि लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार यहीं रहकर राज्य का नेतृत्व करते रहें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि ईरान के साथ बिना शर्त सरेंडर के अलावा कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका इस मामले में सख्त रुख अपनाए हुए है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मंच पर उनके साथ पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे और उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र देश की अर्थव्यवस्था का वित्तीय इंजन है और साल 2047 तक यह $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए 75 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध जैसे हालात को लेकर भी राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज भारत की विदेश नीति की जो स्थिति बनी है वह एक समझौतावादी व्यक्ति के शोषण का नतीजा है। राहुल गांधी ने यह बात पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर कही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी सेना अपने इजरायली सहयोगियों के साथ मिलकर तेजी से दुश्मन को कमजोर कर रही है। उन्होंने दावा किया कि हर घंटे ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं को नष्ट किया जा रहा है। ट्रंप के मुताबिक ईरान की नौसेना को भारी नुकसान हुआ है और 3 दिनों में 24 जहाज तबाह कर दिए गए हैं। उनके अनुसार ईरान की एयर डिफेंस प्रणाली भी खत्म हो चुकी है और अब उनके पास प्रभावी वायुसेना नहीं बची है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत पर हुए अमेरिकी हमले को लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछा। ओवैसी ने कहा कि अगर भविष्य में चीन भी ऐसा कदम उठाए तो क्या तब भी भारत चुप रहेगा। उन्होंने यह भी पूछा कि क्वाड जैसे मंच का तब क्या मतलब रह जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए 4 नए डिजिटल टूल लॉन्च किए। इन टूल्स के जरिए लोग खुद ऑनलाइन सेंसस फॉर्म भर सकेंगे और बाद में जनगणना कर्मचारी घर जाकर इसकी जांच और सत्यापन करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पूरे मामले पर साफ रुख बताने की मांग की। विपक्ष का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता टकराव अब भारत के आसपास तक पहुंच रहा है। ऐसे में सरकार की चुप्पी लोगों की चिंता बढ़ा रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की और इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होना बहुत जरूरी। केरल में मैरियन कॉलेज कुट्टिकनम के छात्रों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि सच ये है कि भारत अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उतना सफल नहीं है जितना दावा किया जाता है। संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भारत को गुलाम बनाने वाले प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हम सब लोग मिलकर चाहते थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि वह एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में रह जाएंगे जो बाद में राज्यसभा सदस्य के तौर पर रिटायर होंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग राजनीति को समझते हैं उन्हें पहले ही दिन पता था कि भारतीय जनता पार्टी आगे क्या कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि हम तो चाहते थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनकर रिटायर हों, लेकिन अब शायद वह राज्यसभा के सदस्य बनकर ही रिटायर होंगे। ईरान युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है और इसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी दिख रहा है। इसी बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को 30 दिन की छूट दी है कि वह रूस से तेल खरीद सकता है। अमेरिका चाहता है कि भारत कच्चे तेल को रिफाइन करके बाजार में सप्लाई करे ताकि क्रूड की कीमतें ज्यादा न बढ़ें। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान का एक जहाज ट्रेनिंग के लिए भारत गया था और उस पर कोई हथियार नहीं था। ऐसे जहाज पर हमला करना सीधा सीधा वॉर क्राइम है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य में हत्या, लूट और बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा झूठा साबित हो चुका है। जनता सरकार के कामकाज से परेशान है और अपराधी तत्व सत्ता के संरक्षण में खुलेआम अपराध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि क्या अब रूस से तेल खरीदने के लिए भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अनुमति लेनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि भारत को इतना कमजोर और कायर प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। ललन सिंह ने कहा कि आज तक धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो नीतीश कुमार पर दबाव डाल सके। उनके मुताबिक नीतीश कुमार अपने सभी फैसले खुद लेते हैं और किसी के दबाव में नहीं आते। पंजाब के बिजली मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि वित्त वर्ष 2026 से 2027 में औद्योगिक क्षेत्र के लिए बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। उन्होंने उद्योगों को भरोसा दिलाया कि सरकार उन्हें राहत देने की कोशिश कर रही है।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह नीतीश कुमार की राजनीति खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय भी काफी दबाव के बाद ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित किया गया था और अब उन्हें धीरे धीरे किनारे किया जा रहा है। पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने बिहार की मौजूदा राजनीति को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि राज्य के कुछ हिस्सों को अलग करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी माहौल गर्म होने लगा है। भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं और लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कहा कि दुनिया अब एक अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुकी है और आगे गंभीर संकट की आशंका है। उन्होंने कहा कि भारत की तेल आपूर्ति पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हमारे आयात का 40% से ज्यादा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। उन्होंने यह भी कहा कि एलपीजी और एलएनजी की स्थिति तो और भी ज्यादा चिंताजनक है और यह संघर्ष अब हमारे पड़ोस तक पहुंच चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए। सिसोदिया ने कहा कि रूस से तेल न लेने का फैसला और मौजूदा युद्ध के हालात भारत की ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक स्थिति के लिए गंभीर चिंता पैदा कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने कहा कि उन्हें मोज्तबा खामेनेई मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि अमेरिका ईरान में ऐसी नेतृत्व चाहता है जो वहां शांति और सद्भाव लाए। ट्रंप ने यह भी कहा कि खामेनेई का बेटा नासमझ है और वह अपना समय बर्बाद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष के जल्द खत्म होने का समर्थन करता है और क्षेत्र में शांति बहाल होने की उम्मीद करता है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का हवाला देते हुए अडानी टोटल गैस ने गैस की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी का कहना है कि क्षेत्र में तनाव और आपूर्ति से जुड़ी अनिश्चितता के कारण यह फैसला लिया गया है।